नमस्कार छात्रों, मैं स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नोवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत आनुवंशिकी का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकी के नियम क्या है, ये सभी हमारे पाठ्यवस्तु में सम्मिलित किए गए। तो आनुवंशिकी अर्थात वह संपत्ति या धरोहर जो संतान अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, उन लक्षणों को, संपत्ति को, धरोहर को हम आनुवंशिक कहते हैं। अर्थात संतान के द्वारा जो लक्षण अपने जनक से प्राप्त किए जाते हैं, जनक से प्राप्त होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना। तो इस अध्याय में हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की विभिन्नता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आनुवंशिकी की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसकी परिभाषा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण, अब लक्षण जो हैं सजीवों के, जैसे कि आंतरिक लक्षण, शरीर में पाए जाने वाले आंतरिक लक्षण, जैसे कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी बोलने की कला, उसकी शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन, एंजाइम। इसी प्रकार बाह्य लक्षण, जैसे उसकी लंबाई, उसकी शक्ल सूरत, उसकी शारीरिक बनावट, आंखों का रंग, नाक की बनावट, ये जो लक्षण है, इन लक्षणों की वंशागति का अर्थ है कि ये जो लक्षण है, ये लक्षण सजीव अपने जनक से प्राप्त कर रहा है, अपने माता पिता से प्राप्त कर रहा है। और इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि माता पिता से कुछ जो लक्षण है, वो लक्षण सजीवों में भिन्न भी होते हैं। तो वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, इस शाखा को हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो जो जेनेटिक्स शब्द का गठन यह वैज्ञानिक बैटसन के द्वारा किया गया था। बैटसन ने यह 1905 में इस शब्द का गठन किया, आनुवंशिकी शब्द का। आनुवंशिकी शब्द का गठन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बैटसन। इन्होंने ये शब्द कब दिया? तो इन्होंने ये शब्द दिया था 1905 में। तो आनुवंशिकी की जो इकाई है, यह क्या होती है? हमारे शरीर में लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की विभिन्नता, इन लक्षणों का निर्धारण हमारे शरीर में कौन करता है? तो इसकी हम शुरुआत करते प्रारंभ से। सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। कोशिका के मध्य में, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक।
उसके मध्य की संरचना, ये केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। इस केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जो बने होते हैं गुणसूत्र से। गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जीन, और इसी जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। तो आनुवंशिकता की जो इकाई होती है, आनुवंशिकी की इकाई है, ये इकाई है जीन। जीन ही सजीवों के लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनक से संतति में पहुंचाने का यह कार्य करता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो लक्षण है, ये लक्षण जनक से संतति में किस प्रकार पहुंचते हैं। तो पहुंचने का क्रम शुरू होता है लैंगिक जनन के द्वारा। जब सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो लैंगिक जनन के द्वारा निर्माण होता है युग्मकों का। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। ये युग्मक सजीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं, ले जाते हैं। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, संचरित होते हैं, इन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण का अर्थ होता है कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना, तो आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना, इसे हम वंशागति कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन, इस अध्ययन को हम कहते हैं वंशागति, और जिसे कहा जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी। अभी जो वंशागति है, वंशागति जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले स्पेंसर के द्वारा इस वंशागति शब्द का गठन किया गया, और इसे गठन किया था सन 1863 में। इस शब्द को इन्होंने सबसे पहले बताया कि सजीवों में जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन, इस गमन को हम वंशागति कहते हैं। तो वंशागति शब्द का गठन स्पेंसर के द्वारा किया गया। अब हम थोड़ा आगे की ओर देखें कि जो वंशागति है, अनुवंशिकी की जो नियम है, ये नियम किसके द्वारा दिए गए, ये नियम कितने हद तक सही है, ये नियम किस प्रकार से दिए गए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हम देखें कि आनुवंशिकता के जो जनक है, ये जनक कहे जाते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल को हम कहते हैं आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता के पिता। यह आनुवंशिकी के जनक, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने कुछ ऐसे नियम दिए जिसे हम वंशागति के नियम कहते हैं। ये सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक अर्थात इन नियमों को अभी तक गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इन सार्वत्रिक नियमों के आधार पर इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के जनक, आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकी के जनक। तो इस ग्रेगोर जॉन मेंडल का हम जीवन परिचय पहले समझते हैं। इनका जीवन परिचय कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम किस प्रकार से दिए। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल, इनका जीवन परिचय। ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो जन्म है, यह जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश में। यूरोप का छोटा सा देश ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश के
हेजेनडॉर्फ प्रांत के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है सिलीसियन। इस गांव के अंदर एक कृषक परिवार में गांव के अंदर एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो जन्म की तारीख है वो है 22 जुलाई 1822। हम इसको दोबारा से देखते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकता के जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो आनुवांशिकी के नियम दिए गए, ये नियम सार्वत्रिक है, अर्थात इन नियमों को गलत नहीं साबित किया जा सकता। ये नियम सभी के लिए समान रूप से मान्य है। तो ऑस्ट्रिया देश के अंदर हेजेनडॉर्फ प्रांत में सिलीसियन गांव के अंदर कृषक परिवार में 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था एक कृषक परिवार में। तो इनमें शुरू से ही खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी इन्होंने प्राप्त की। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है अपने गांव से प्राप्त की। प्रारंभ से ही ये, शुरू से ये पढ़ने में बहुत अधिक मेधावी थे, प्रतिभावान थे। इसके बाद ये पढ़ने के लिए, जब इनकी अपने गांव की जो शिक्षा है, गांव की स्कूल थी जहां तक उनकी पढ़ाई होती थी, वहां तक पढ़ाई करने के पश्चात ये पढ़ने के लिए आगे गए द ब्रून सिटी। ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रून। इस शहर के अंदर इन्होंने अपनी जो उच्च पढ़ाई है उसको जारी रखा। कहते हैं कि 1842 तक इन्होंने अपना अध्ययन जो है यह पूरा किया। अब इन्होंने अपना अध्ययन किस विषय में पूरा किया, ये भी हमें बात जानकारी में रखनी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे कि मेंडल को सफलता प्राप्त क्यों हुई, तो उसमें यहाँ पर एक ये भी टॉपिक आएगा, ये भी कारण आएगा। तो इनका जो विषय था वो था गणित और दर्शन शास्त्र। गणित और दर्शन शास्त्र के अंदर इन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण किया। इनकी पढ़ाई गणित और दर्शन शास्त्र में पूरी हुई। इनका विषय था गणित और दर्शन शास्त्र। इसके बाद 1842 के बाद 1843 में इनमें इन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? इन्होंने अपना जो शारीरिक, जो ये संसारिक इन्होंने अपने आप को बदल दिया। संसार का इन्होंने जो कहते हैं कि वो चेंज कर दिया। संसार का परिवर्तन किस प्रकार से किया इन्होंने? कहते हैं कि इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यह चर्च में पादरी बन गए। आजीवन इन्होंने संन्यास ग्रहण कर दिया। तो 1843 में उन्होंने क्या किया? इन्होंने चर्च में जाकर संन्यास, हम कह सकते हैं कि यह पादरी बन गए। ईसाइयों के अंदर संन्यास को कहा जाता है पादरी बनना। तो ये पादरी बन गए। चर्च में जाकर इन्होंने दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर ली। आजीवन ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने अपने दूसरे जीवन की यहाँ से शुरुआत की। तो यहाँ पर इनको उपलब्धि कारण, क्योंकि ये मेधावी थे, प्रतिभावान थे, तो चर्च के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी ग्रेगोर की। तो ग्रेगोर एक संत की उपाधि है जो इन्हें बाद में संन्यास धारण करने के पश्चात दी गई। तो पादरी बनने के बाद अब यहाँ से शुरू होता है इनकी आनुवांशिकता के प्रयोग के बारे में आगे का जो सफर है वो शुरू होता है। कहते हैं कि उस समय इंग्लैंड के शाही परिवार में एक रोग की चर्चा काफी हो रही थी। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान वहां पर था, वैज्ञानिकों का ध्यान वहां पर था। उस रोग में क्या होता था कि कोई पुरुष यदि उसके शरीर पर कोई घाव हो जाता, रक्त का बहाव होता, तो रक्त का बहाव रुकता नहीं था और जिसकी वजह से उस पुरुष की, उस नर की मृत्यु हो जाती थी। यह रोग कई पीढ़ियों से था और इसके बारे में
प्रत्येक वैज्ञानिक इसके कारण को जानने के लिए, उसका निदान ढूंढने के लिए अपने अपने प्रयोग कर रहा था। तो इस वैज्ञानिक का भी ध्यान, इस संत का भी ध्यान, इस चर्च के पादरी का भी ध्यान उसकी तरफ गया और इन्होंने इसके ऊपर अपने महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इनकी जो प्रयोग है वो हमें याद रखने। इनके जो प्रयोग है वह प्रयोग 1856 से इन्होंने अपने प्रयोग प्रारंभ किए और 1863 तक इनके जो प्रयोग थे ये प्रयोग चले, लगभग 7 वर्षों तक। तो 7 वर्षों तक इन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रयोगों को किया। हम देख सकते हैं कि लंबे समय तक इन्होंने इसके ऊपर कार्य किया, जब जाकर इनको सफलता प्राप्त हुई। तो इनके जो प्रयोग, ये प्रयोग किस पर इन्होंने किए? तो इनके जो प्रयोग, ये प्रयोग है उद्यान मटर के पादप पर। उद्यान मटर, और उद्यान मटर का जो पादप है इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। उद्यान मटर के पादप पर इन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रयोगों को किया। कब तक किया? 1856 से 1863 तक। कुल 7 वर्षों तक लगातार इन्होंने एक ही पौधे पर प्रयोगों को जारी रखा और जिसके कारण इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो इस मेंडल के द्वारा इस प्रयोगों की सफलता के पश्चात जो निष्कर्ष इन्हें प्राप्त हुआ, उस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने नियम दिए। इन नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। अब इस नियमों को उसने संसार दुनिया तक इस प्रकार से पहुंचाया। तो 1863 में जब इसके प्रयोग पूर्ण हो चुके थे तो इसके बाद इन्होंने आगे 1865 में ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक बहुत बड़ी संस्था है। उस संस्था के सामने इन्होंने प्रस्तुत की 1865 में। तो संस्था के अधिकारियों ने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में इन्होंने, इस संस्था ने 1866 के अंदर जो सोसाइटी की वार्षिकी जारी होती थी उसमें इस प्रयोगों को उन्हें प्रकाशित किया और जो प्रकाशित किया उसका शीर्षक था पादप संकरण पर या पादप संकरण प्रयोग। पादप संकरण प्रयोग के आधार पर 1866 में इन्होंने इसे प्रकाशित किया। लेकिन इनकी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना थी या बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि इनके इस महत्वपूर्ण प्रयोगों को दुनिया में वैज्ञानिकों ने उचित सम्मान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। इनके जो महत्वपूर्ण प्रयोग थे आनुवंशिकता के, इसके ऊपर दुनिया का ध्यान नहीं गया और यह महान वैज्ञानिक गुमनामी में चला गया। कहते हैं कि इसके बाद इनकी वृक्क में कैंसर हो गया। वृक्क शोध रोग के चलते, लंबी बीमारी के चलते इनका 1 जनवरी 1884 को देहांत हो गया। ये इनका है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जो संक्षिप्त बातें हैं इसको हम एक बार वापस दोहराते हैं कि इन्हें क्या क्या हमें याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहला है कि इनका जो जन्म है ग्रिगोर जॉन मेंडल का ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडॉर्फ शहर, हेजेंडॉर्फ प्रांत में सिलिशियन गांव के अंदर एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1822। इसके बाद इन्होंने अपना जो अध्ययन है, उच्च अध्ययन आगे ब्रून शहर में 1842 में पूर्ण किया। विषय था गणित और दर्शन शास्त्र। इसके बाद 1843 में यह पादरी बन गए, इन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद आगे आता है महत्वपूर्ण इनका कार्य। इन्होंने 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक लगातार 7 वर्षों तक इन्होंने संकरण पर प्रयोग किए और ये प्रयोग किस पर किए? उद्यान मटर के पादप पर, पाइसम सटाइवम पर। इसके जब प्रयोग पूर्ण हो गए तो इन्होंने 1865 में इन प्रयोगों को कहाँ भेजा? द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जो प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे, जिसे मेंडलवाद कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं, इन मेंडलिज्म को इन्होंने भेजा
ब्रूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पर इन्होंने इसको भेजा। इसके बाद इन्होंने, इस संस्था ने इसका प्रकाशन कब किया? 1866 में इसका प्रकाशन किया। प्रकाशन था पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से इसका पादप संकरण पर प्रयोग, इस नाम से प्रकाशन किया 1866 में। लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि वैज्ञानिकों ने इस पर इतना अधिक महत्व नहीं दिया और इसके बाद लंबी वृक्षशोथ बीमारी के अंदर 1 जनवरी 1884 का इनका देहांत हो गया। ये इनका जीवन परिचय। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मेंडल के नियमों को दुनिया ने किस प्रकार से समझा, दुनिया को इसके बारे में जानकारी किस प्रकार से आगे प्राप्त हुई। तो मेंडल के नियमों को देने के बाद करीब 35 वर्षों के बाद में 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। अभी जो पुनः खोज है, ये पुनः खोज अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है देश ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश, एरिक वॉन शेरमैन। इन्होंने सबसे पहले देखा। ऑस्ट्रिया के बाद जर्मनी, कार्ल कॉरेंस और हॉलैंड। हॉलैंड का था ह्यूगो डी व्रिज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, जो अलग अलग देशों से थे, इन्होंने मेंडल के जो नियम थे, मेंडलवाद, इन मेंडल के नियमों पर इन्होंने वापस अध्ययन किया। अलग अलग इन्होंने प्रयोग किए और इन प्रयोगों का जो उन्हें निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उन सभी का निष्कर्ष एक समान ही था। इसके आधार पर इन्होंने कहा द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यदि आनुवंशिकता के जनक यदि किसी को कह सकते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मेंडल को ही कह सकते हैं। तो इन्होंने मेंडल की जो कह सकते हैं कि खोई हुई जो सम्मान था, खोया हुआ सम्मान, वो इन्होंने वापस दिलवाया। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, इसको हम एक बार वापस देखें। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हॉलैंड, इन तीनों देशों के अलग अलग वैज्ञानिक। ऑस्ट्रिया देश का एरिक वॉन शेरमैन, जर्मनी का कार्ल कॉरेंस और हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रिज। इन वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की गई। इसके बाद बात करते हैं कि मेंडल को सफलता प्राप्त होने का कारण क्या था, मेंडल को सफलता किस प्रकार से प्राप्त हुई। दूसरा, मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। तो मेंडल को सफलता प्राप्त होने का कारण कि मेंडल ने लगातार 7 वर्षों तक अपना अध्ययन किया। लगातार 7 वर्षों तक अध्ययन करने से उसे सफलता प्राप्त हुई। तो सफलता प्राप्त होने का जो पहला कारण माना जाता है, सफलता प्राप्त होने के प्रमुख कारण, पहला कारण है कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो प्रयोग उद्यान मटर के पादप पर किया और इसी पादप के द्वारा उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो पहला था प्रयोगों के लिए उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। उद्यान मटर
प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का चुनाव, ये इनका पहला कारण, सफलता प्राप्त होने का पहला कारण था कि इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, लंबे समय तक चलने वाले प्रयोग, वो प्रयोग उद्यान मटर के पादप पर किए। दूसरा कारण है कि एक समय एक वंशागति का अध्ययन किया, एक समय में एक लक्ष्य को इन्होंने ध्यान में रखा और एक समय में एक लक्ष्य को ध्यान में रखने से इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तीसरा और जो प्रमुख कारण माना जाता है कि इन्हें गणित का ज्ञान था, तो गणितीय ज्ञान का उपयोग इन्होंने प्रयोगों के रिकॉर्ड में रखा। प्रयोगों का जो रिकॉर्ड था उसमें इन्होंने गणितीय ज्ञान का उपयोग किया। तो गणितीय ज्ञान का उपयोग, गणितीय ज्ञान का उपयोग, तो गणितीय ज्ञान का उपयोग करने से जो प्रयोगों का जो रिकॉर्ड रखा गया तो उसमें पूरी तरह से परिशुद्धता बनी रही और जिसके कारण इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो सफलता प्राप्त होने के प्रमुख कारण, पहला कारण उद्यान मटर के पादप का चुनाव, दूसरा कारण एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन करना और तीसरा गणितीय ज्ञान का उपयोग, जिसके कारण मेंडल को सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद।